नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज। आज थर्ड ईयर की क्लास में आप सभी को मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया के बारे में अध्ययन कराऊंगी, सामाजिक क्रिया के बारे में समझाऊंगी। क्योंकि मैक्स वेबर का नाम हम सभी ने पढ़ा हुआ है और ये एक बहुत ही जाने माने सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारी अवधारणाएं समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य के रूप में दी है। तो आज हम स्टडी करेंगे सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया। क्रिया के अंदर मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु माना है। उनका मानना था कि समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया को ही केंद्रीय अध्ययन वस्तु के रूप में माना जाना चाहिए। उन्होंने इसलिए सामाजिक क्रिया का सिद्धांत भी देने का प्रयास किया और सामाजिक क्रिया की विस्तृत व्याख्या की। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्रीय दृष्टि से सभी प्रकार की क्रियाएं सामाजिक क्रियाएं नहीं होती हैं, बल्कि केवल वे क्रियाएं जो अर्थपूर्ण होती हैं और जिनका संबंध व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान या भविष्य के व्यवहार से होता है, सामाजिक क्रिया कहलाती हैं। और इसी को उन्होंने कहा कि मैक्स वेबर समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। अर्थात उनका मानना था कि समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक क्रियाएं ही अध्ययन वस्तु के रूप में मानी जानी चाहिए। उन्होंने परिभाषा दी है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है, जिसमें कि इसकी गतिविधि तथा परिणामों की कारण सहित व्याख्या प्रस्तुत की जा सके। अर्थात समाजशास्त्र में मुख्य रूप से सामाजिक क्रिया का अध्ययन किया जाना चाहिए और सामाजिक क्रिया ही मुख्य अध्ययन के रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। लेकिन उन्होंने सामाजिक क्रिया की भी परिभाषा दी है कि किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जबकि इस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के कारण यह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो और उसी के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो। इसका मतलब यह है कि कोई भी क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है, बल्कि वही क्रिया सामाजिक क्रिया है जो कि दूसरे व्यक्ति के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो और दूसरे व्यक्ति उसकी गतिविधि को निर्धारित करते हो, तभी उसको हम सामाजिक क्रिया की श्रेणी में काउंट कर सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला भी है। व्यवहार कोई भी कार्य, कोई भी गतिविधि और कर्ता द्वारा दिया गया अर्थ, व्यक्ति द्वारा दिया गया अर्थ बराबर सामाजिक क्रिया। अर्थात वेबर सामाजिक क्रिया में कर्ता द्वारा दिए गए अर्थ को महत्वपूर्ण मानते हैं। साथ ही सामाजिक क्रिया को समझने के लिए उसके निर्वचन पर भी जोर देते हैं। इसीलिए उनके समाजशास्त्र को निवर्चनात्मक समाजशास्त्र भी कहा जाता है। और उन्होंने कहा कि सामाजिक क्रिया वह होती है जो अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं से प्रभावित हो। अर्थात यदि व्यक्ति की क्रिया अन्य व्यक्तियों से प्रभावित नहीं है और दूसरा व्यक्ति उसके अर्थ को नहीं लगा रहा है, तो वह सामाजिक क्रिया की श्रेणी में नहीं आएगी। और इसी के साथ उन्होंने सामाजिक क्रिया की कुछ विशेषताओं का भी उल्लेख किया है, जिसमें प्रमुख रूप से सामाजिक क्रिया की विशेषताएं में है। फर्स्ट, सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान या भविष्य के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति भूतकाल में किसी से मारपीट का बदला लेता है या किसी शत्रु के साथ मारपीट करता है, तो उसकी यह क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाती है। लेकिन यदि वह किसी क्रिया या प्रतिक्रिया का परिणाम नहीं है, तो वह सामाजिक क्रिया नहीं है। यदि
बच्चा किसी एग्ज़ाम की तैयारी करता है और भविष्य में उसका परिणाम आता है, तो ये परीक्षा की तैयारी भी उसका एक सामाजिक क्रिया है, क्योंकि इसमें परीक्षक भी जुड़ा हुआ है और व्यक्ति के भूतकाल का व्यवहार भी जुड़ा हुआ है। इसकी सेकंड विशेषता है, प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है, अर्थात जड़ बेजानदार पदार्थों से प्रभावित होने वाली क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं माना जा सकता। जैसे बारिश आने पे छाता खोल देना, तो यह एक सामाजिक क्रिया नहीं है। लेकिन यदि बारिश आने पर बहुत सारे लोग एक साथ छाता खोलते हैं, एक दूसरे को छाता ट्रांसफर करते हैं, तो वह सामाजिक क्रिया का रूप ले लेता है। अकेले में बैठ के यदि हम पूजा कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, तो वह सामाजिक क्रिया नहीं है। लेकिन यदि कोई पंडित आता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और उनके साथ में मिलके हम यज्ञ में आहुति करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, तो वह सामाजिक क्रिया का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है, बल्कि इसमें एक से अधिक व्यक्तियों का सामना आमना होना चाहिए, एक से अधिक व्यक्तियों में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होना चाहिए, तभी वह सामाजिक क्रिया का रूप लेता है। थर्ड विशेषता है, मनुष्य का प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक संपर्क नहीं होता। उसको उसी सीमा तक सामाजिक कहा जाएगा जबकि कर्ता का व्यवहार दूसरों के व्यवहार से अर्थपूर्ण रूप से संबंधित हो, प्रभावित हो। अर्थात एक व्यक्ति जब दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करता है, तभी वह सामाजिक संपर्क का रूप लेता है। जैसे सड़क पर दो मोटरसाइकिल सवार टकरा जाते हैं और बिना कहे, बिना कुछ एक दूसरे की तरफ देखे उठकर चल देते हैं, तो वह सामाजिक संपर्क नहीं है। बल्कि यदि दोनों गिरे, उठे, एक दूसरे से बात की, एक किसी को हॉस्पिटल लेके गया या फिर अपने घर वालों को इन्फॉर्म किया, तो वह सामाजिक संपर्क का रूप ले सकता है। अगली विशेषता है, सामाजिक क्रिया ना तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं और ना ही उस क्रिया को कहते हैं जो कि केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित है। अर्थात दूसरे व्यक्तियों द्वारा और दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों द्वारा प्रभावित क्रिया में अंतर है। जैसे सड़क पर कुछ व्यक्ति जा रहे हैं और अपनी अपनी राह चल रहे हैं, तो वह सामाजिक क्रिया नहीं है। लेकिन यदि वे आपस में सामान एक्सचेंज करते हैं, बातचीत करते हैं, किसी घटना का वर्णन करते हैं, तो वह अर्थपूर्ण रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और फिर वह सामाजिक क्रिया कहलाती है। यूं ही भीड़ में चलते जाना सामाजिक क्रिया नहीं है। तो समझ आया कि सामाजिक क्रिया अर्थपूर्ण रूप से एक दूसरे को प्रभावित करनी चाहिए। वेबर समाजशास्त्र को एक ऐसा विज्ञान मानते थे जो सामाजिक की निवर्चनात्मक समझ को विकसित करता है, जिसके द्वारा क्रियाओं के बीच कार्य कारण संबंध को ज्ञात किया जाता है। वेस्टर्न पद्धति में घटनाओं को तर्कपूर्ण ढंग से तथा अर्थपूर्ण व्याख्या द्वारा समझने पर बल दिया जाता है। तो वेबर सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन को ही समाजशास्त्र का प्रमुख अंग मानता है, प्रमुख दर्पण मानता है, और साथ ही उन्होंने इसके लिए एक वेस्टर्न पद्धति का विकास किया था। और वेस्टर्न पद्धति में घटनाओं को तर्कपूर्ण ढंग से तथा अर्थपूर्ण व्याख्या द्वारा समझने बल दिया जाता है। अब चूंकि ये सारी व्याख्या सामाजिक क्रिया के संदर्भ में हुई है, तो सामाजिक क्रिया को 4 प्रकारों में बांटा गया है। पहला तार्किक क्रिया, सेकंड मूल्यांकनात्मक क्रिया, थर्ड भावनात्मक या संवेगात्मक क्रिया, फोर्थ परंपरात्मक क्रिया, और पहली हम पढ़ेंगे तार्किक क्रिया। तार्किक क्रिया का संबंध किसी लक्ष्य के साथ होता है। एक सड़क का निर्माण करने वाले इंजीनियर की क्रिया, किसी अधिकारी की क्रिया, किसी व्यापारी की क्रिया इसी श्रेणी के अंतर्गत
आती है क्योंकि वह किसी उद्देश्य से की जाती है। स्पष्ट है कि तार्किक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसमें कर्ता उद्देश्यपूर्ण ढंग से योजनाबद्ध रूप से लक्ष्य और साधनों का ध्यान में रखकर कोई न कोई क्रिया करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति नए शहर में जाता है तो वहाँ के रहन सहन, व्यापार, पड़ोसी, अपने निवास स्थान सभी की जानकारी पूर्व में ही कर लेता है तो उसकी यह क्रिया तार्किक कहलाएगी। अर्थात किसी उद्देश्य को लेकर की जाने वाली क्रिया तार्किक क्रिया कहलाती है। इसके अंदर कर्ता उद्देश्य को साधनों से जोड़ते हुए अपनी क्रिया को करता है, अपनी निर्धारित क्रिया को करता है। अगला प्रकार है मूल्यांकनात्मक क्रिया। इस प्रकार की क्रिया में तर्क का होना आवश्यक नहीं है। कभी कभी कोई कार्य बिना तर्कों के भी किया जाता है। जैसे कोई एरोप्लेन उड़ रहा है और वह क्रैश होने वाला है तो गिरते हुए हवाई जहाज के साथ पायलट का गिर जाना भी मूल्यांकनात्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। जबकि पायलट ये जानता है कि यदि मैं गिरूंगा तो मेरा मरना निश्चित है। वो पैराशूट से कूद भी सकता है, लेकिन यदि वो पैराशूट से कूदता है तो उसका सम्मान नहीं होता। अतः वह गिरते हुए वायुयान के साथ अपने आप को भी गिरा लेता है, मृत्यु की ओर स्वीकार कर लेता है। तो ये क्रिया उसकी मूल्यांकनात्मक क्रिया के रूप में आती है। मूल्यांकनात्मक क्रियाओं के पीछे कर्ता का लक्ष्य सामाजिक मूल्यों को प्राप्त करना होता है। प्रचलित सामाजिक मूल्यों में उनकी दृढ़ आस्था के कारण ही वह इन क्रियाओं को करता है। सती होना भी इसके अंतर्गत ही आता है। जब किसी स्त्री का पति किसी सेना में युद्ध करते हुए मर जाता है तो बाद में औरतें, पत्नियां उसके याद में या उसके विछोह में सती होना स्वीकार करती हैं। यह भी मूल्यांकनात्मक क्रिया का ही एक प्रकार है। नेक्स्ट टाइप है भावनात्मक या संवेगात्मक क्रिया। इस प्रकार की क्रिया का संबंध व्यक्ति के संवेगों या भावनात्मक दशाओं से होता है। विभिन्न भावनाओं के वशीभूत होकर की जाने वाली क्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे प्रेम, दया, घृणा, सहानुभूति, क्रोध। इनके वशीभूत होकर जो क्रियाएं की जाती हैं वे भावनात्मक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। कभी कभी व्यक्ति क्रोध में कुछ ऐसे कार्य कर जाता है वे उसके संवेगात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। और भावावेश में किया गया कार्य कभी कभी सामान्य परिस्थितियों में व्यक्ति नहीं करता है। अतः संवेगात्मक क्रियाओं का विश्लेषण मनोवैज्ञानिक ही कर सकते हैं और यह है भावनात्मक या संवेगात्मक क्रिया। अगला प्रकार है परंपरात्मक क्रिया। वे क्रियाएं जिनका संबंध प्रथाओं, परंपराओं अथवा प्राचीन काल से चले आ रहे व्यवहारों और विश्वासों से होता है वे परंपरागत क्रियाएं कहलाती हैं या परंपरात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इस प्रकार की क्रियाएं इसलिए की जाती हैं क्योंकि लंबे समय से लोग ऐसा करते आ रहे हैं और परंपराओं का पालन करना लोग अपना नैतिक कर्तव्य मानने लगते हैं। इसीलिए पुराने ज़माने से जो कार्य किए जा रहे हैं, जो क्रियाएं की जा रही हैं, लोग उसको सहर्ष पालन करते हैं और अपने जीवन में अपना लेते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं को 4 भागों में बांटा है, 4 प्रकार का बताया है। तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावनात्मक क्रिया एवं परंपरात्मक क्रिया। और इसी आधार पर उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाजशास्त्र में
सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए और सभी प्रकार की क्रियाएं सामाजिक क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि जो एक दूसरे को, व्यक्ति को, कर्ता को अर्थपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, वे ही सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं, जिनमें उन्होंने बताया कि यह मनोवैज्ञानिक धारणाओं पर आधारित है। तो इनका जो वर्गीकरण किया गया है वह मनोवैज्ञानिक रूप से परिभाषित और वर्गीकृत किया गया है, लेकिन फिर भी सामाजिक क्रियाओं का मैक्स वेबर का यह अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्होंने समाजशास्त्र में इसके महत्व को पूरी तरह बताने का प्रयास किया है। सामाजिक क्रियाएं एक समाज के निर्माण और विकास में प्रमुख योगदान देती हैं। वेबर ने संपूर्ण समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया के आधार पर ही समझने का प्रयास किया है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी इन सारे वीडियोस को ज़रूर देखें। यह आपको समाजशास्त्र को समझने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। आप सभी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें।